हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम शानदार। मैं आपका जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का अपना जो माइंड मैप का टॉपिक है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सिंपल से वे में कहें तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है श्वसन तंत्र। और इस चैप्टर में हम श्वसन तंत्र को जितना भी अपना पूरा वेटेज है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम माइंड मैप से। और माइंड मैप पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जो अपना पहला जो टॉपिक है वो है श्वसन, कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, श्वसन या श्वासन होता क्या है, क्या ये प्रोसेस है, इसमें होता क्या है। तो देखो सिंपल सा मतलब है कि भाई जो हमारी वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ठीक है, और जो हमारी कोशिकाएं हैं इसके द्वारा बनने वाली CO2 है। यानी कि ओवरऑल बात करके चलें तो जो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है और कोशिकाओं में जो बनने वाली CO2 है, इनका जो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि वायुमंडल से तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच रही है कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं में फिर श्वसन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि अगर अपन बात करके चलें तो जो अपनी ग्लूकोज होती है उसके जो विखंडन से फिर जो CO2 जनरेट होती है, उस CO2 को शरीर से बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम श्वसन या श्वासन। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है अपना वो है श्वसन अंग। अब बात करें अपन कि भाई ये जो श्वसन की प्रोसेस है, इस श्वसन की प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम बेस पर कि इसका आधार क्या है। ठीक है, तो जैसे कि जनरली अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेंगे कि मोस्ट ऑफ जितने भी प्राणी हैं उनमें कौन कौन से टाइप का श्वसन होता है विद एग्जांपल। जैसे कि बेसिस की बात करें, आधार की बात करें, तो पहला तो आवास की कौन से आवास में कौन सा प्राणी मिल रहा है उसके बेस पर, और सेकंड अपना संगठन के स्तर के आधार पर कौन कौन से ऑर्गन्स में किस प्रकार के श्वसन अंग मिलते हैं या श्वसन संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से वो श्वसन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देखो एक तरफ जीव लिखते हैं, एक तरफ हम इनकी मैकेनिज्म लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम स्पंज, सिलेंड्रेट्स और जो सप्टेकृमि है उनके मध्य। तो इनके अंदर जो श्वसन की प्रोसेस होती है वो होती है सरल विसरण के द्वारा। ठीक है, जो सरल विसरण की प्रोसेस है उसके द्वारा। सेकंड है अपना केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, अर्थवर्म करता है नम त्वचा से श्वसन। थर्ड है अपना कीट, और कीटों में हमने पढ़ा है कि कॉकरोच में कि भाई इनके अंदर श्वासनाल या ट्रेकियल जो ट्यूब है वो पाई जाती है, ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना जलीय आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, और जो फिशेज हो गए, मछली हो गई, ये करते हैं किसके सहायता से, ब्रेंकियल श्वसन या क्लोम्स की हेल्प से श्वसन करते हैं। अगला है अपना उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। और हमको अच्छे से पता है कि भाई उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इनमें फुफ्फुस और फेफड़े यानी फुफ्फुस या फेफड़ों की सहायता से श्वसन होता है। उभयचर की अगर अपन बात करके चले तो अपन अगर मेंढक का एग्जांपल लेकर चले तो मेंढक त्वचा से भी करता है, फेफड़ों से भी करता है, और जो अपनी बात करें तो मुख ग्रसनी जो गुहा है उसकी सहायता से भी ये श्वसन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात हुई हमारी श्वसन की प्रोसेस की, श्वसन की प्रोसेस होती क्या है। सेकंड फिर हमने यहाँ पर जो श्वसन अंग है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उनको हमने आवास और संगठन के स्तर के आधार पर यहाँ पर पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि भाई जैसे कि हमने पढ़ा अभी स्तनधारी है, और स्तनधारियों के अंदर फुफ्फुसों के द्वारा श्वसन होता है, लंग्स के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो देखो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, तो अब लंग्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के रेफरेंस में, और स्तनधारियों में भी मेनली हम मानव श्वसन तंत्र को लेकर चल रहे हैं। तो लंग्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उन सबको हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में फिर हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो ये लंग की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमको अच्छे से पता है कि भाई सबसे पहले जो श्वसन की प्रोसेस होती है वो नासा द्वार से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारे जो ये नासा द्वार है इनसे वायु एंटर करती है, इनसे वायु एंटर करके पहुंचती है कहाँ पर, हमारी जो नासा गुहा है उसके अंदर।
नासा गुहा या नासा कक्ष के अंदर, नासा कक्ष से पहुंचती है ग्रसनी में, और ग्रसनी से पहुंचने के पश्चात ये पहुंचती है कहां पर, हमारा ये जो लैरिंक्स होता है, जो कंठ होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें, क्योंकि उस लैरिंक्स के अंदर से ही ये एयर एंटर करती है और ट्रेकिया में पहुंचती है। तो ये वाली जो संरचना है ये है अपना कंठ। तो जो अपनी वायु है नासा द्वार से एंटर करेगी, नासा कक्ष में पहुंचेगी, नासा कक्ष से ग्रसनी में पहुंचेगी, ग्रसनी से ये कंठ या लैरिंक्स में पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो लैरिंक्स के पश्चात जो संरचना एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, ठीक है, ये कहलाती है अपनी श्वासनाल। श्वासनाल आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दाईं और बाईं। ठीक है, तो दाईं जो प्राथमिक श्वासनाल है या दाईं प्राथमिक श्वसनी है, बाईं प्राथमिक श्वसनी में, तो एक तरफ तो अपनी राइट लंग्स में एंटर कर जाएगी, दूसरी अपनी लेफ्ट लंग्स में एंटर कर जाएगी। अब ये जो श्वासनाल है ये विभाजित हो गई श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है ये फर्दर आगे क्या होगी, विभाजित होती जाएगी, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कि ओवरऑल अगर अपन बात करके चले तो ठीक इस तरह से है। ये अपना श्वासनाल है, ठीक है, ये श्वासनाल विभाजित हो गया प्राथमिक श्वासनाल और द्वितीयक श्वासनाल में। अब सॉरी ये जो श्वासनाल है वो अपना दायां और बायां श्वासनाल में विभाजित हो गया। अब ये दायां और बायां श्वासनाल दोनों ओर के जो लंग्स है उन लंग्स में क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आगे और ये विभाजित होते जाते हैं। तो जैसे कि किस प्रकार हो जाएंगे, ये इस तरह से विभाजित हो गया, ये तो अपना श्वासनाल हो गया। ये अपना अगर बात करें तो लेफ्ट श्वासनाल, राइट श्वासनाल, तो ये लेफ्ट ये राइट। अब ये लेफ्ट फिर से प्राथमिक में विभाजित हो गया, प्राथमिक विभाजित हो गया द्वितीयक में, ठीक है, ये द्वितीयक हो गया, द्वितीयक फिर से तृतीयक में हो गया, और तृतीयक फिर किस में हो जाएगा, प्रारंभिक श्वसनिका में। ये बन गई प्रारंभिक श्वसनिका। प्रारंभिक श्वसनिका किस में हो जाएंगी, अंतस्थ श्वसनिका में। अंतस्थ श्वसनिका फिर कूपिकाओं में हो जाएंगी। मतलब ये जो अंतस्थ श्वसनिकाओं के अंतिम एंड है इस पर ऐसे कूपिकाओं के गुच्छे मिलेंगे, जैसे अंगूर के गुच्छे मिलते हैं उस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई जो अपना श्वासनाल आ रही थी, ठीक है, उसके विभाजन की। अब बात करें हम तो देखो दो लंग्स हमारी बॉडी में होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और ये जो दोनों लंग्स है, ठीक है, ये हमारी वक्षीय जो गुहा है उसके अंदर उपस्थित होते हैं। और वक्षीय गुहा है वो एक होती है एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर का मतलब हो गया कि कहीं से इसमें एयर प्रवेश नहीं कर सकती। इसमें नीचे की तरफ मिलता है डायफ्राम, दोनों तरफ पसलियां मिलती है और ये बिल्कुल पैक रहती है, और इनके अंदर दोनों लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के मध्य। ठीक है, अब ये बात करें हम जैसे कि हृदय होता है, तो हृदय के बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक उसी तरह से जो फुफ्फुस मिलते हैं इनके बाहर की तरफ सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये होती है एक दोहरी झिल्ली। तो बाहर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं बाह्य प्लूरल झिल्ली, और ये जो बाह्य प्लूरल झिल्ली है ये वक्ष आस्तर के निकट संपर्क में रहती है। वक्ष आस्तर के निकट संपर्क का मतलब हो गया पसलियों के निकट संपर्क में। और जो आंतरिक प्लूरल झिल्ली है ये फुफ्फुस सतह के संपर्क में रहती है, यानी लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, लंग्स की जो सतह है उसके संपर्क में रहती है। ये जो दोनों झिल्लियां हैं इनके मध्य ये येलो कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है एक कैविटी मिलती है। इस कैविटी को बोलते हैं हम फुफ्फुस आवरणी गुहा या प्लूरल कैविटी। ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिससे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुस आवरणी द्रव। और ये जो फुफ्फुस आवरणी जो द्रव है ये फुफ्फुस सतह पर घर्षण को क्या करता है, कम करता है। मतलब जो अंतःश्वसन की बहिश्वसन की प्रोसेस चलती है तो इनके मध्य क्या करते हैं, घर्षण को कम करता है। ठीक है, कंठाच्छद मैंने आपको बताया कि भाई प्रत्यास्थ उपास्थि से बनता है जो निगलने के दौरान कंठ द्वार को, अच्छा हाँ, जो कंठाच्छद क्या होता है कि जैसे अपना जो कंठ है इसके ऊपर एक फ्लैप नुमा संरचना होती है, ढक्कन नुमा संरचना होती है, प्रत्यास्थ उपास्थि की बनी होती है, इसे हम एपिग्लोटिस भी बोलते हैं।
और ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो जैसे ही निगलते हैं ना, उस टाइम पर क्या करता है, ये कंठाच्छद, ये जो अपनी श्वास नाला है इसको कवर कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, कवर कर लेता है, बंद कर लेता है, ताकि जो भोजन या पानी है वो हमारे फेफड़ों में एंटर ना करे। क्लियर है? अब ये आपको समझ में आया यहां तक की चीजें? तो जनरली अपन बात करें तो देखो, जो अपनी नासा द्वार है, ठीक है, नासा द्वार से लेकर ग्रसनी तक का जो माध्यम होता है, ठीक है, नासा द्वार से लेकर ग्रसनी तक का जो माध्यम है, या फिर अपन बात करें कि ओनली सिर्फ ग्रसनी वाला जो एरिया है अपना, वो ग्रसनी वाला एरिया भोजन और पानी दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है। मतलब उस एरिया से भोजन भी एंटर करेगा, उसी एरिया से पानी भी एंटर करेगा, उसी एरिया से वायु भी एंटर करेगा, यानी कि भोजन पानी सेम हो गया। तो भोजन और वायु दोनों के लिए क्या होता है, एक कॉमन पाथ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो कंठ है वो स्वर यंत्र होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब ये जो अपनी श्वास नाल है, ये 5वीं वक्षीय कशेरुका के स्तर पर पहुंचती है और 2 भागों में विभाजित हो जाती है, दाईं और बाईं। दाईं श्वासनाल और बाईं श्वासनाल 2 भागों में ये 5वीं वक्षीय कशेरुका के स्तर पर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब देखो, यहां से लेकर नासा द्वार से लेकर और जो अपनी प्रारंभिक श्वसनिका है, यहां तक का ये जो एरिया है, या यहां तक का ये जो संरचना है, ये सी आकार की उपास्थि से बनी हुई वलियों से क्या रहती है, आश्रित रहती है। ठीक है, सी आकार की उपास्थि में छल्ले इसमें उपस्थित होते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात का यहां से यहां तक का जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये पतली अनियमित भित्तियों युक्त होती है। जो पतली अनियमित सॉरी, यहां से यहां तक का जो एरिया है, इनकी लास्ट अगर अपन बात करें कूपिकाओं की, तो कूपिकाएं अपनी पतली अनियमित भित्तियों से युक्त होती है, जो संवहनीय थैली के रूप में काम करती है। संवहनीय थैली का मतलब क्या हो गया कि जो अपनी गैसेज हैं उनके आदान प्रदान में क्या करती है, सहायता करती है। अब अपन बात करें जो अपनी अंतस्थ श्वसनिका है, जो अपना नासा जो मार्ग है या नासा जो अपना द्वार है, नासा द्वार से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक का जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है चालन क्षेत्र। ठीक है, बाकी जो कूपिकाओं वाला जो अपनी कूपिकाओं वाला एरिया है, ये कहलाता है श्वसन क्षेत्र। अंतः श्वसनिका और जो कूपिकाओं वाला एरिया है, ये कहलाता है अपना श्वसन क्षेत्र। देखो, चालन क्षेत्र और श्वसन क्षेत्र होता क्या है? तो चालन क्षेत्र तो जनरली क्या करता है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं, जिस वायु को हम अंदर लेते हैं, उस वायु को सिर्फ पहुंचाने का काम करता है। चालन मतलब पहुंचाने का काम कर रहा है, और श्वसन क्षेत्र मतलब जहां पर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। तो देखो, चालन क्षेत्र के कार्य देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करता है, वायु का आर्द्रीकरण करता है। देखो, हमको अच्छे से पता है कि भाई हमारा जो एनवायरमेंट है, इसमें उपस्थित जो वायु है वो शुष्क होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो चालन क्षेत्र है, जब क्या करता है, जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं, तो मैक्सिममली, तो मेनली बात करें तो हमारा जो नासा मार्ग है, ये क्या करता है, इस नासा मार्ग के अंदर एक अपन बात करें तो कोंकाई नामक स्ट्रक्चर मिलती है। कोंकाई जैसे भूल भुलैया होती है ना, ऐसे अस्थियों से बनी संरचना होती है, जो क्या करती है कि जो बाहर की शुष्क वायु है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लाती है, इसके टेम्परेचर को, और इसको नम बनाने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा वायु का परिवहन करती है, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड है अंतःश्वसित वायु में उपस्थित जो धूल के कण हैं, उनको क्या करता है, ये ट्रैप करने का काम करता है। अब जैसे कि हम बात करें, हमारी जो ये नासा गुहा है, इस नासा गुहा के अंदर छोटे छोटे रोम मिलते हैं। ये रोम फिल्टर की तरह कार्य करते हैं, जो धूल के कण वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, यानी पहुंचने नहीं देते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो नासा गुहा है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती है, हमारी जो श्वास नाल है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती है। तो बाहर से कोई भी जो धूल का कण एंटर करता है, उन धूल के कणों को ये क्या कर लेती है, अपने अंदर चिपका लेती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि वायु के ताप को शरीर के ताप के इक्वल ये लाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी चालन क्षेत्र की। अब बात करते हैं अपन संवहन क्षेत्र की। और संवहन क्षेत्र का मेन काम क्या है, गैसीय विनिमय।
गैसीय विनिमय मतलब O2 CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि फुफ्फुसों की जो कोशिकाएं हैं उसके मध्य उपस्थित ऑक्सीजन उसको रक्त में पहुंचाता है, रक्त में उपस्थित जो CO2 है उसको फुफ्फुसों में पहुंचाता है वापस से, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात हुई हमारे श्वसन तंत्र की, ठीक है, कि श्वसन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं श्वसन की क्रियाविधि के बारे में, कि भाई जो श्वसन की क्रियाविधि होती है कि किस प्रकार से ये श्वसन की जो मैकेनिज्म है, श्वसन की जो विधि है वो कंप्लीट होती है उसके बारे में। तो देखो, फेफड़े शारीरतः वायुरोधी वक्ष गुहा में बंद रहते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था कि हमारे जो दोनों लंग्स है, राइट और लेफ्ट जो दोनों लंग्स हैं, ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और वक्ष गुहा है वो एक एयर टाइट चैम्बर के रूप में काम करता है, ठीक है, क्योंकि हम फुफ्फुसी आयतनों को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते। फुफ्फुसी आयतन से इनको हम डायरेक्टली परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए एयर टाइट चैम्बर होना आवश्यक है। दूसरा, वायु की गति दाब प्रवणता का पालन करती है। जो वायु की गति होती है वो दाब प्रवणता का पालन करती है, मतलब कि जो गैसेज है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। तभी तो जब हम बाहर की या वायुमंडलीय वायु को जब हम इनहेल करते हैं, हमारे फुफ्फुसों में पहुंचाते हैं, तो उसके अंदर रक्त के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन वहाँ से विसरित होकर रक्त में पहुंच जाती है, और जो अपना रक्त है उसके अंदर CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 विसरित होकर कहाँ पर पहुंच जाती है, फुफ्फुसों में, ठीक है। संरचनाओं का विशिष्ट समूह श्वसन के लिए सम्मिलित होता है या श्वसन में सम्मिलित होता है। अब श्वसन में कौन कौन सा सम्मिलित होता है संरचनाओं का विशिष्ट समूह? तो देखो, ये वाली जो एक लंग्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अपन बात करें तो ये ऊपर वाली लेयर ये तो हो गई अपनी उरोस्थी, जिससे फसली या अपनी जो पसलियां रिब्स हैं वो जुड़ी रहती है, और उरोस्थी के ये वाली जो आधारिया है जो पसली जुड़ी होती है, जैसे कि उरोस्थी होता है ना, इस तरह से उरोस्थी होता है, इस तरह से उरोस्थी होता है, इससे इस तरह से पसलियां जुड़ी रहती है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो सतह है ये बनी होती है डायफ्राम की, और ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में संकुचन होने से अग्र और जो पश्च अक्ष है उसमें आयतन बढ़ता है या उसका आयतन चेंज होता है। मतलब कि जैसे कि बात करें, अगर इसका संकुचन होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, फ्लैट होगा तो अंदर का आयतन बढ़ेगा, अगर इसमें शिथिलन होगा तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो आयतन घट हो जाएगा। यानी कि जब इसका आयतन बढ़ेगा या संकुचित होगा तो बाहर से एयर अंदर आएगी, और जब वापस से शिथिलित होगा तो ये वापस से एयर यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कौन सी संरचना है, तो पश्च साइड में या पीछे की तरफ होती है कशेरुकाएं जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और उसके अलावा जो ये पसलियां हैं, इन पसलियों के मध्य में पेशियां उपस्थित होती हैं। जैसे ये एक पसली, इनके मध्य इस तरह से बाहर की तरफ उपस्थित पेशियों को बाह्य परशुक पेशी बोलते हैं, और अंदर की तरफ उपस्थित पेशियों को हम बोलते हैं अंतर परशुक पेशियां, ठीक है। तो ये अंतर परशुक या अंतरा परशुक पेशियां हैं, इनके संकोचन से पृष्ठाधार अक्ष में आयतन बदलता है। ये ठीक उसी तरह से है कि भाई जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, अब इस तरफ डायफ्राम है यहाँ पर, तो ये जो डायफ्राम वाली जो दिशा है ये पश्च दिशा है, और ये अपनी अग्र दिशा है। तो जब डायफ्राम अपना संकुचित होता है तो अग्र पश्च दिशा में आयतन बदलता है। और जैसे ये मेरी रिब्स है इधर, इन रिब्स में जो अपनी अंतरा परशुक पेशियां पाई जाती है, जब इनमें संकुचन शिथिलन होता है, जैसे कि बात करें अपन, जब हम इनहेल करते हैं गैस को या वायु को जब हम फेफड़ों में लेते हैं, तो हमारी जो ये अंतरा परशुक पेशियां हैं, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार की पेशी बताई थी, बाह्य परशुक पेशी और अंतर परशुक पेशी। तो जब हम इसको इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो बाह्य परशुक पेशी है वो संकुचित होती है और अंतर परशुक पेशी शिथिलित होती है। तो जनरली आपने फील किया होगा कि जब भी हम वायु को इनहेल करते हैं तो हमारा वक्ष भाग है वो अपनी पृष्ठ और अधर सतह में गति करता है, यानी कि ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, वो इन्हीं पेशियों की वजह से उठता है। क्लियर है? अगर अपन बात करें तो एक जो वयस्क मानव है, ठीक है, ये तो जनरली अपनी संरचना हो गई, वो स्ट्रक्चर्स हो गई जो अपन को श्वसन की क्रियाविधि में हेल्प कर रही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करें तो एक जो वयस्क मानव है उसमें श्वसन की सामान्य दर होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक जो वयस्क मनुष्य है या स्वस्थ जो मनुष्य है वो 12 से 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है श्वसन में, कि भाई हम 12 से 16 बार श्वसन कर रहे हैं तो इसमें श्वसन में 2 प्रोसेस सम्मिलित होती हैं, एक होती है अपनी अंतःश्वसन और एक होती है अपनी बहिश्वसन या निश्वसन। यानी कि एक तो प्रोसेस वो हो गई जिसमें हम एयर को अंदर ले रहे हैं और एक प्रोसेस वो हो गई जिसमें हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अंतःश्वसन और बहिश्वसन या निश्वसन में हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंसेस हम कुछ पैरामीटर्स के बेस पे देखते हैं। पहला है कि अगर बात करें हम आंतरफुफ्फुसीय दाब, आंतरफुफ्फुसीय दाब की बात करें तो जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो आंतरफुफ्फुसीय दाब कम होता है, जब हम निश्वसन करते हैं तब ये अधिक होता है। वहीं सेकंड पैरामीटर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वायुमंडल के संदर्भ में फेफड़ों में जो दाब होता है उसके रेफरेंस में बात करें तो जब अंतःश्वसन की प्रोसेस होगी तो ये दाब नेगेटिव होगा। अब सिंपल से समझने वाला यहाँ पर फंडा है कि भाई जब वायुमंडल के रेफरेंस में बात करेंगे हम अंतःश्वसन करेंगे, ठीक है, तो अंतःश्वसन करेंगे तो जब अपने लंग्स है ना उनके अंदर जब वायु दाब ऋणात्मक होगा तभी तो एयर अंदर जाएगी। बाहर वाली एयर है, हमने पढ़ा है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी, जब लंग्स के अंदर दाब कम होगा तभी तो एयर बाहर से अंदर जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से निश्वसित में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये डायफ्राम के आकार की बात करें, जब हम अंतःश्वसन करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ क्या होगा, संकुचित होगा तो चपटा हो जाएगा, तो अंतःश्वसन में चपटा हो गया। और जब हम बहिश्वसन करेंगे तो ये वापस से शिथिलित होगा, तो वापस से शीतलन में क्या होगा, ये वापस से गुंबदाकार हो जाएगा, तो ये हो गया गुंबदाकार निश्वसन की प्रोसेस में। समझ में आया है? अब एक यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि निश्वसन में जो सम्मिलित अतिरिक्त पेशियां हैं वो होती है उदर पेशियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट कि भाई जो निश्वसन की प्रोसेस होती है उस निश्वसन की प्रोसेस में हमारी जो उदरीय पेशियां हैं ये उदरीय पेशियां भी क्या करती है, सहायता करती है इस प्रोसेस में। ठीक है, फर्दर चलते हैं हम आगे और अगला जो अपना पॉइंट है वो टॉपिक है वो है गैसों का विनिमय। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देख ली श्वसन क्या होता है, उसके बाद में हमने ये देखा कि भाई श्वसन में कौन कौन से अंग कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित होती है, उसके बाद फिर हमने श्वसन की प्रोसेस देखी कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई श्वसन की प्रोसेस तो हमने देख लिया कि भाई हमको फाइनली करना क्या है कि वायुमंडलीय वायु को हम फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं और जो CO2 है उसको हम बाहर ला रहे हैं। लेकिन ये जो वायुमंडलीय वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है और जो हमारे रक्त में जो CO2 है, अब इन दोनों का एक्सचेंज किस प्रकार से हो रहा है, तो इनका जो एक्सचेंज होता है उसी को हम कहते हैं गैसीय विनिमय। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैसों के विनिमय की। तो देखो आंशिक दाब श्वसन को संचालित करता है। अब भाई गैसों का जो विनिमय होता है उसमें जो गैसों का आंशिक दाब है यही आंशिक दाब तो क्या कर रहा है, श्वसन के विनिमय को या श्वसन को संचालित कर रहा है। अगर हम बात करें कि भाई जो गैसीय विनिमय है तो इसमें जो गैसों का जो विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसका स्थल क्या है, तो प्राथमिक स्थल तो होता है कूपिका, यानी कि पहला तो होता है कूपिका, पहली संरचना तो कूपिका जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है या वायुमंडल की वायु भरी है। अब वायुमंडल की वायु में भी जनरल हम ऑक्सीजन को ही कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन भरी हुई है, तो पहला तो क्या हो गया कूपिका, और दूसरा किसके मध्य होगा, रक्त और ऊतकों के मध्य। तो पहला तो क्या हो गया कि कूपिकाओं से रक्त में जाएगा। ठीक है, तो कूपिका, दूसरा स्थल क्या हो गया, रक्त और ऊतक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आंशिक दाब की। तो देखो गैसों के मिश्रण में विशेष गैस की जो दाब में भागीदारी होती है उसको कहते हैं हम आंशिक दाब। कि भाई जो गैसों का पूरा एक मिश्रण है उस गैसों के पूरे मिश्रण में कोई एक विशिष्ट गैस का हम दाब की बात करें तो उस विशिष्ट गैस का जो दाब होता है उसे कहते हैं हम आंशिक दाब। ठीक है, तो जैसे कि बात करें अब हम गैसों के आंशिक दाब के बारे में, तो एक तरफ तो हम लिखेंगे श्वसन के चरण, फिर लिखेंगे हम वायुमंडल और फिर लिखेंगे हम गैसों का आंशिक दाब, जिसमें भी हम मेनली बात करेंगे यहाँ पर O2 और CO2 की।
ठीक है। तो फर्स्ट चरण की बात करें, श्वसन या जो फुफ्फुसीय संवातन होता है, ठीक है, उसकी, तो देखो श्वसन और फुफ्फुसीय संवातन में जो ऑक्सीजन और जो CO2 है, ठीक है, इसके आंशिक दाब की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है इसका आंशिक दाब होता है 159 mmHg, सारे जो दाब है वो अपने mmF में चलेंगे, और CO2 का होता है 0.3, ठीक है। वहीं बात करें तो देखो सेकंड स्टेप है अपना कूपिकीय झिल्ली के आर पार विसरण, और जो कूपिकीय झिल्ली के आर पार विसरण होता है जिसमें क्या होता है कि 3 संरचनाएं मिलकर उस विसरण झिल्ली का निर्माण करती है। अब 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती है, तो देखो जैसे ये एक कूपिका है, ये एक कूपिका है, ये कूपिका की भित्ति हो गई जो सिंगल लेयर से मिल रही है सरल सेल की उपकला से, ठीक है। अब हमको इसमें मिलेगी रक्तवाहिनी, तो रक्तवाहिनी को हम रेड से बना लेते हैं, ये बन गई हमारी रक्तवाहिनी। और ये जो अपनी कूपिकीय झिल्ली और जो रक्तवाहिनी है, इन दोनों के मध्य एक आधारीय सब्सटेंस मिलता है, पदार्थ मिलता है, जिसे हम आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो तीनों संरचनाएं हैं, ये तीनों संरचनाएं मिलकर विसरण झिल्ली का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस होती है, ये जो मोटाई है टोटल, वो 1 mm से भी कम होती है, ठीक है। अभी हम फुफ्फुसी संवर्धन में बात कर रहे थे ना गैसों की जो आंशिक दाब की, तो 159 अपना होगा यहाँ पर O2 का, 0.3 होगा यहाँ पर CO2 का, mmHg में है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना स्टेप है जिसमें हम बात कर रहे हैं कूपिकीय झिल्ली के आर पार जो विसरण होगा, उसमें ऑक्सीजन का दाब 104 mmHg होगा और CO2 का होगा 40 mmHg। थर्ड जो अपना स्टेप है वो है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। अब मतलब क्या हो गया, तो देखो कि भाई ये जो अपनी कूपिका है, यहाँ से तो O2 आ गई रक्त में प्रेजेंट जो CO2 है वो चलेगी अब लंग्स में। अब रक्त में ऑक्सीजन आ गई तो ये रक्त क्या करेगा, परिवहन करेगा। तो हमको अच्छे से पता है कि हमारे जो लंग्स हैं, उन लंग्स से जब रक्त शुद्ध होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है, तो सबसे पहले पहुंचता है ये हृदय में। तो मतलब की बात करें अपन, तो मेन भूमिका होगी यहाँ पर हार्ट की, कि भाई हृदय में पहुंचेगा रक्त और हृदय फिर सभी अंगों में पहुंचाता है, ठीक है। तब इसका जो दाब है ऑक्सीजन और CO2 का, तो होता है रक्त में ऑक्सीजन का दाब 95 mmHg और CO2 का होता है अपना 45 mmHg, ठीक है। अब जब हार्ट इसको क्या करता है, पंप करता है, परिवहित करता है और फाइनली अंगों या ऊतकों तक पहुंचाता है, तो अगला स्टेप है अपना रक्त एवं ऊतकों के मध्य विसरण। अब फाइनली क्या हो गया, हार्ट ने जो अपना ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचा दिया, रक्त और ऊतकों के पास। अब रक्त और ऊतकों के पास जब ये पहुंचेगी, ठीक है, तो ऊतकों के अंदर जो अपनी ग्लूकोज है उसका विखंडन चल रहा है, तो CO2 उत्पन्न होगी। तो अब ऊतकों के मध्य या ऊतकों के अंदर उपस्थित CO2 और रक्त के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन, दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे कि भाई ये वाली टिश्यू है अपने इधर, ये मान के चलो टिश्यू के अंदर CO2 है, रक्त के अंदर O2 है, तो वही सांद्रता प्रवणता का अंतर चलेगा। तो अपन बात करें कि जब टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा है और रक्त के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा कि गैस अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करती हैं, यानी कि जो प्रोसेस जो चल रही है उस प्रोसेस को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो अपना जब गैस है, देखो यहाँ पर रक्त में 95 mmHg हमारी ऑक्सीजन थी, ठीक है। जब इसका एक्सचेंज होता है, तो जब ये एक्सचेंज होकर टिश्यू में पहुँचती है तो 40 mmHg दाब हो जाता है इसका कोशिकीय श्वसन के दौरान, और जो अपनी CO2 है उसका 45 वापस से हो जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने किसकी, गैसों के आंशिक दाब की। अब बात करते हैं हम कि भाई ये जो गैस है इनका विनिमय किस पर आधारित होता है। तो गैसों का जो विनिमय है वो देखो निम्न पैरामीटर्स पर आधारित होता है। पहला है अपना सांद्रता प्रवणता, यानी कि गैसों की सांद्रता है उसके आधार पर। दूसरा अपना जो झिल्ली है, विसरण झिल्ली, उसकी मोटाई के आधार पर।
तीसरा है अपना गैसों की विलेयता। गैसों की विलेयता मतलब कि भाई जो CO2 है ना, वो O2 से 20 से 25 गुना अधिक जल्दी से विलयशील हो जाती है रक्त में। यानी कि सिंपल से में बात करें तो जो CO2 है इसकी दोस्ती रक्त के साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से पहले ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कोशिश करता है। तो जो अपनी गैस हैं उनकी विलेयता किसकी ज़्यादा है किसकी कम है उसके आधार पर। अगला है कोई कारक जो विसरण दर को प्रभावित करता है, और कोई ऐसा फैक्टर जो इस विसरण दर को प्रभावित कर रहा हो, ठीक है, उस पर। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है इन पर डिपेंड करता है कि गैसों का विनिमय किस प्रकार होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है अपना कि भाई जो विसरण झिल्ली है ये 3 परतों से बनी होती है, जो मैंने आपको बता दिया। 3 परतों में कूपिकाओं की पतली झिल्ली हो गई जो सल्की उपकला की बनी होती है, केशिकाओं की एंडोथीलियम झिल्ली हो गई, इनके मध्य जो आधारीय झिल्ली या आधारीय पदार्थ होता है, इन तीनों या ये फिर तीनों जो अपनी झिल्लियाँ हैं ये मिलकर जो हमारी ये जो गैसीय विनिमय सतह या अपन बात करें तो ये जो गैसीय विनिमय झिल्ली है, विसरण झिल्ली जिसे हम बोल रहे हैं, उसका निर्माण करती हैं, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है अपना श्वसन आयतन एवं श्वसन क्षमताएं। देखो श्वसन आयतन श्वसन क्षमताओं के बारे में अब बात कर रहे हैं हम, तो देखो वो उपकरण जिससे हम जो हमारी श्वसन है इसकी दर को मापते हैं उसे कहते हैं हम रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो फुफ्फुसीय कार्यों व नैदानिक आकलन करता है। भाई हमारे जो फुफ्फुसीय कार्य हैं इनका ये नैदानिक आकलन करता है, परीक्षण करता है, ठीक है। अब बात करें हम तो देखो 4 जो मेन अपनी फुफ्फुसीय आयतन होते हैं। पहला है ज्वारीय आयतन, या इसे हम प्रतिश्वास अंतःश्वसित या निश्वसित वायु भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, जिसका मान होता है 500 ml, ठीक है। दूसरा है अपना अंतःश्वसित आयतन। देखो ये तो जनरली क्या होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका मान हो गया। दूसरा है अंतःश्वसीय आरक्षीय आयतन या बलपूर्वक अंतःश्वसन। अब ये जो दूसरा जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जब हम बलपूर्वक, ठीक है, हम बलपूर्वक जब सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बलपूर्वक अंतःश्वसन या अंतःश्वसीय आरक्षीय आयतन। इसका मान होता है, इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसका मान होता है 2500 से 3000 ml। थर्ड जो है अपना वो है बहिश्वसित आरक्षीय आयतन, ठीक है, या बलपूर्वक बहिश्वसन, यानी कि हम बलपूर्वक यानी कि बल लगाकर हम हमारे लंग्स में से कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं हम ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका मान होता है 1000 से 1100 ml, ठीक है। और चौथी जो हमारी मानक जो आयतन होता है वो है अवशेषी आयतन या बलपूर्वक बहिश्वसन के पश्चात फुफ्फुसों में शेष बची आयतन। यानी कि जब हमने क्या किया, बलपूर्वक फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल दिया, उसके पश्चात भी कितनी वायु फेफड़ों में बच रही है उसको कहते हैं हम अवशेषी आयतन या अवशिष्ट आयतन या रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं हम, ठीक है, जिसका मान होता है 1100 से 1200 ml। ये सारे ml में ही है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे आयतनों की। अब बात करते हैं हम श्वसन क्षमताओं की, ठीक है। तो देखो पहली जो क्षमता है वो है अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतःश्वसित क्षमता। अंतःश्वसित क्षमता किसे कहते हैं, तो जो अपनी टाइडल वॉल्यूम जो और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन दोनों का योग कहलाता है अंतःश्वसित क्षमता। और इन दोनों का योग अंतःश्वसित क्षमता कहला रहा है, यानी कि सिंपल से में बात करें तो प्रतिश्वसित अंतःश्वसित या निश्वसित जो वायु है उसका मान और बलपूर्वक जो अंतःश्वसन है उसका मान, दोनों को मिलाकर कहते हैं हम अंतःश्वसित या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका मान हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर IC की बात करेंगे हम तो IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, यानी कि सिंपल से में बात करें तो 500 प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू लेकर चले हम 3000, तो हो गया 3500 ml, ठीक है। सेकंड जो अपनी है वो है कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं, जैव क्षमता। तो वाइटल कैपेसिटी योग होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV, ठीक है। तो VC इज इक्वल टू IC प्लस ERV, यानी कि सिंपल से में बात करें
तो IC प्लस ERV यानी कि 3500 ml प्लस 1100, 3500 प्लस 1100 इज इक्वल टू हो गया अपना 4600 ml। ठीक है, अगली जो अपनी क्षमता है उसे कहते हैं हम FRC यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता, जिसका मान होता है जो अपनी जो अपनी ERV और RV है इन दोनों का टोटल योग। तो ERV प्लस अपना हो गया RV, तो हो गया जैसे 1100 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2300 ml। और लास्ट में है अपना TLC टोटल लंग कैपेसिटी, जो चारों आयतन है उनका योग हो जाता है अपना। ठीक है, अब चारों आयतन का योग करके अपन चले तो चारों आयतनों का योग हो जाएगा जनरली कि जैसे TLC में अपन एक तो इंक्लूड कर लेते VC, तो 4600 ml प्लस जो अपना 4600 ml प्लस हो जाएगा अपना RV, तो 1200 ml, तो टोटल करके ये हो जाएगा अपना 5800 ml, जो अपनी कुल फुफ्फुसीय क्षमता होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे आयतन और क्षमताओं की। अब बात करते हैं हम दो पॉइंट्स की। एक होता है अल्पायतन। ठीक है, अल्पायतन होता है टाइडल वॉल्यूम इंटू श्वसन दर, अर्थात अगर बात करें अल्पायतन कितना होता है तो 500 इंटू 12 इज इक्वल टू लगभग 6000 से 8000 ml। नेक्स्ट अपना है फुफ्फुसीय क्षमता। ये विभिन्न श्वसन आयतनों का संयोजन होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम फुफ्फुसीय क्षमताओं की बात करें तो FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV। ठीक है, FRC इज इक्वल टू RV प्लस ERV। तो ये तो बात हुई हमारे श्वसन आयतन और श्वसन क्षमताओं की। अब फर्दर चलते हैं हम गैसों के परिवहन पर। ठीक है, तो देखो गैसों के परिवहन, अब हमने बात की थी भाई गैसों का मेन परिवहन फुफ्फुसों से लेकर ऊतकों के मध्य हो रहा है, और इसको परिवहित करने का जो माध्यम होता है वो रक्त होता है। तो गैसों फुफ्फुसों से तो ऑक्सीजन जाएगी ऊतकों के पास, ऊतकों से CO2 आएगी कहाँ पर, वापस फुफ्फुसों के पास। ठीक है, अब हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखो एक तरफ ऑक्सीजन लिखते हैं, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। तो देखो जैसे 100 ml ऑक्सीजनित जो रक्त द्वारा ऊतकों में 5 ml ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिकाओं में 4 ml CO2 मुक्त की जाती है। CO2 है, 4 ml CO2 मुक्त की जाती है। यहाँ ये दोनों नीट में क्वेश्चन बने हुए हैं एज इट इज। ठीक है, पहले आए हुए हैं। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन है, ये 3% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में घूमती है या परिवहित होती है, और ये 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहित होती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के रूप में या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होती है, और 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होती है। हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का बंधन है ये प्राथमिक रूप से PO2 से संबंधित होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है उससे संबंधित होता है। जबकि बात करें हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का जो बंधन है वो ऑक्सीजन के आंशिक दाब के साथ साथ CO2 के आंशिक दाब से भी क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि भाई हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिलकर बना रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब CO2 से जुड़ता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करें कि कब इनका निर्माण होता है और कब ये टूटते हैं, उसके आधार पर तो कब संयोजन होगा, कब इनका विखंडन होगा, वो हमने इन 5 पैरामीटर्स पर डिपेंड किया है। देखो पहला है उच्च PO2, जब PO2 का मान यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब जब हाई होगा तो संयोजन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, जबकि बात करें अगर कम होगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, निम्न CO2 की बात करें तो ये टूटेगा और ये इसका संयोजन कम होगा और उसका बढ़ेगा। हाई जब H+ आयन बढ़ेंगे तो इसका संयोजन कम होगा और इसका वियोजन बढ़ जाएगा।
हाई टेम्परेचर होगा तो इसका संयोजन कम होगा, वियोजन बढ़ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। स्थल कौन सा होता है, तो इसका जो संयोजन होता है वो कूपिकाओं में होता है और उसका वियोजन ऊतकों में होता है। ठीक उसी तरह ये पैरामीटर्स लागू करते हैं हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पर। जैसे कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ेगा तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये इसका संयोजन कम हो जाएगा, ठीक है, और वियोजन बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से जो PCO2 है अपना वो कम होगा तो संयोजन बढ़ जाएगा, इधर ये वियोजन घट जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो इसका संयोजन बढ़ेगा, इसका वियोजन घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो संयोजन बढ़ेगा और वियोजन घटेगा। और स्थल वही संयोजन यहाँ पर हो रहा है इसका ऊतक में और इसका हो रहा है फुफ्फुस या कूपिकाओं में। यानी कि ओवरऑल जो रक्त का परिवहन, जो रक्त में परिवहित हो रही है ना ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामिन हीमोग्लोबिन के रूप में, उनके संयोजन वियोजन की बात है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम एक ग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र बोलते हैं इसे, वियोजन वक्र, और इसका आकार होता है सिग्मोइड आकार का। इसका आकार होता है सिग्मोइड आकार का। ठीक है, ये वाला जो पैरामीटर है ये शो करता है कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का जो प्रतिशत है उसे, ठीक है, और इधर कितना संतृप्त हो रही है, तो ये हमें प्राप्त होता है सिग्मोइड आकार का। ठीक है, नेक्स्ट चले, इस जो अपना ग्राफ है, इस ग्राफ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए इससे नीट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो देखो प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन अणु है ये उत्क्रमणीय प्रकार से 4 ऑक्सीजन अणुओं को क्या करता है, वहित करता है। यानी कि प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन है ये 4 अणुओं का परिवहन करता है और वो भी उत्क्रमणीय प्रोसेस में, मतलब रिवर्सिबल। अगर लेकर जा रहा है, बिठा रहा है तो उतार भी देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिठा लिया तो बिठाए ही रखेगा, ठीक है, या बांधता है। अगला है ऑक्सीजन वियोजन वक्र सिग्मोइड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अधिकतम 70% CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा परिवहित की जाती है, जो आरबीसी में अधिक तथा प्लाज्मा में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। होता क्या है, देखो CO2 और H2O ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, जो फिर से इसी एंजाइम की उपस्थिति में HCO3- आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है श्वसन का नियमन। ये तो श्वसन की प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं हम श्वसन के नियमन में कि श्वसन का नियमन कौन कौन करता है। तो देखो, मनुष्य शरीर में ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन लय को बनाए रखना और उसके नियंत्रण करने की जो महत्वपूर्ण क्षमता होती है, हमारी बॉडी है उसमें श्वसन की जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड या गैसों की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी श्वसन की लय को मेंटेन करके चलती है। ठीक है, ऐसी पावर है हमारी बॉडी के पास। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से एरिया इसमें इंक्लूड होते हैं और कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। जैसे सम्मिलित क्षेत्र, इसके स्थल की बात करेंगे और किसके लिए संवेदी होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें न्यूमोटैक्सी सेंटर, ये उपस्थित होता है पोन्स में। ठीक है, और ये अंतः श्वसन की अवधि को क्या करता है, कम करता है। सेकंड बात करेंगे तो सेकंड होता है रसायनो संवेदी क्षेत्र, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये मेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। थर्ड बात करें महाधमनी, जो ग्राही होता है, रिसेप्टर्स होती हैं हमारे, वो महाधमनी चाप में उपस्थित होते हैं। और कैरोटिड जो ग्राही होते हैं वो हमारे ग्रीवा चाप में उपस्थित होते हैं। अब देखो भाई, न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो हमारा क्या कर रहा है, अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है, जबकि रसायन संवेदी क्षेत्र, महाधमनी ग्राही, कैरोटिड जो ग्राही है, ये सारे श्वसन की जो अवधि है या जो श्वसन है उसका समायोजन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे कि भाई ये जो चारों हैं इनमें से जैसे बात करें पोन्स है, ये प्रभावित करता है किसको, मेडुला ओब्लोंगेटा को। ठीक है, यानी प्राथमिक श्वसन लय केंद्र को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। सेकंड ऑफ ऑल बात करें अपन तो सेकंड अपना जैसे कि भाई मेडुला ओब्लोंगेटा हो गया, हाई PCO2 होता है तब, और हाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में ये जो अपने महाधमनी चाप और जो अपना ग्रीवा चाप है इनमें उपस्थित ग्राही सक्रिय होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा को फिर से क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे,
ताकि ये अपने लय को मेंटेन कर सके। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे श्वसन के नियमन की। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट की हम कि श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की जो भूमिका है वो नगण्य होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ रही है तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, वो श्वसन की लय को कम करेगा या बढ़ाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की भूमिका नगण्य होती है। ठीक है, और लास्ट में चलते हैं हम श्वसन से संबंधित विकार उसके बारे में। तो देखो, श्वसन से संबंधित विकारों की बात करें, एक तरफ हम रोग लिखेंगे, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे देखो, पहला जो रोग है वो है अस्थमा, और अस्थमा हमने पढ़ा है कि भाई ये श्वसन या श्वसनिकाओं की क्या होती है, सूजन। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर बात करके चले तो अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में श्वसन के थ्रू कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, ये श्वासनाल श्वसनी में कहीं भी ट्रैप होता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, इसके लिए एक तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो एलर्जी कोज होती है, यानी वो एलर्जिक रिएक्शन चलती है, जिससे क्या होता है, जब जैसे ही कोई धूल का कण हुआ, कोई पराग कण हुआ, जब ये हमारे श्वासनाल में पहुंचता है तो श्वासनाल में उपस्थित जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसे क्या करती है, ट्रैप करती है। जैसे ये कोशिकाओं के संपर्क में आती है, कोशिका समझ लेती है तो विदेशज कण है, तो उसके लिए वो प्रतिक्रिया स्टार्ट कर देती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है कि हमारी जो श्वासनाल है उसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब श्वासनाल में सूजन उत्पन्न होगी तो इसका जो व्यास है वो कम हो जाएगा, यानी कि हमको सांस लेने में कठिनाई होगी, हम सांस लेंगे तो घरघराहट जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, ये इसका लक्षण है। वहीं बात करें हम सेकेंड वातस्फीति की, ठीक है, एम्फाइसीमा हम जिसे बोलते हैं, तो लगातार जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, मतलब जो चेन स्मोकर होते हैं उनमें होता है, और उनमें ये कूपी के जो भित्ति है उसकी क्षति का रोग होता है। मतलब कि एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी कूपिकाओं की जो भित्ति है, जिनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो प्रसारित होती है, निःश्वसन करते हैं तो वापस से संकुचित होती है, ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो श्वसन की सतह क्या हो जाती है, घट जाती है। श्वसन की सतह घटेगी तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन CO2 उसका विनिमय कम होगा। ठीक है, और लास्ट में जो अपना रोग है वो है श्वसन संबंधी विकार या व्यावसायिक जो विकार है वो। ठीक है, इसमें पूरे लंग्स प्रभावित होते हैं। जैसे कि बात करें हम सिलिकोसिस हो गया, जो माइनिंग्स में काम करते हैं उन लोगों को होता है, फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है, जो वस्त्र उद्योगों में काम करते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर सेंटर करते रहते हैं, ठीक है, सांस के थ्रू। और जैसे कि रेशानता हो गया, क्षतिग्रस्त फेफड़े हो गए। ठीक है, ये तो 3 इसमें मेन डिजीज थी। अब नेक्स्ट बात करें एक पॉइंट की, तो मास्क उन उद्योगों में लगे श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो धूल उत्पन्न करने वाले, पत्थरों को पीसने वाले, पत्थरों को तोड़ने वाले जो व्यवसाय हैं उनसे संबंधित होते हैं। यानी कि जो सिलिकोसिस वाले जो पेशेंट हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसी जगह है जहाँ पर डस्ट ज़्यादा उड़ती है, उन लोगों को मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनके लंग्स में जो धूल है या धूल के कण हो गए, पत्थर जैसे पत्थर तोड़ने के जो कल कारखाने होते हैं उनके अंदर दिए जाते हैं ताकि डस्ट के पार्टिकल कम एंटर करें इनके लंग्स में, जिससे कि इनको सिलिकोसिस रोग ना हो। ठीक है, तो मेजर सी जनरल बात करें, ये तो थी अपने श्वसन जो वाला जो चैप्टर है उसका माइंड मैप। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरली इसका पूरा ओवरऑल माइंड मैप डिस्कस किया है। अब सेकंड जो लेक्चर होगा इसका, उसमें हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने श्वसन वाला डिस्कस किया, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट माइंड मैप में क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय।